गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और जो कल वाला होमवर्क था उसमें मैंने आपको लास्ट के 3 वीडियो लेक्चर्स दिए थे ताकि हम दोबारा से कॉन्सेप्ट के टच में आ सकें उसी फ्लो के साथ, है ना। तो आज का जो अपना लेक्चर है उसमें आपको सबसे पहले कोएगुलेशन क्या होती है, कोएगुलेटिंग आयंस क्या होते हैं, कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है, पावर क्या होती है, इन सबको आपको अच्छे से समझना है। ये आपको क्लियर होने चाहिए, जो कि कल का आपका होमवर्क था। उसके बाद आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। कोएगुलेशन का अगर मैं आपको एक बात बताऊं कोएगुलेशन के बारे में, जो कोएगुलेशन वर्ड जब भी केमिस्ट्री में आए ना तो आपके दिमाग में सीधा ब्लड क्लॉटिंग आना चाहिए। और ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है बेटा, ब्लड होता क्या है आपको पता है, कोलाइडियल सोल होता है। तो कोलाइडियल सोल का जब हम लोग प्रेसिपिटेशन करते हैं वही क्या होता है, कोएगुलेशन होता है ना। तो हार्डी स्कल्स ने कोएगुलेशन के ऊपर ही अपने रूल दिए थे कुछ, उसको पढ़ते हैं। हार्डी और स्कल्स दो साइंटिस्ट थे बेटा। ये द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड, जो इलेक्ट्रोलाइट की जो भी क्वांटिटी होगी जिसकी जरूरत पड़ेगी किसके लिए, टू कोएगुलेट ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ द कोलाइडियल सॉल्यूशन, किसी एक कोलाइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेट अमाउंट को कोएगुलेट करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए बेटा आपको कोएगुलेशन कराने के लिए। डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ द कोएगुलेटिंग आयंस, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, कोएगुलेटिंग आयंस की वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी वो कोएगुलेशन, है ना। ये बात बताई थी हार्डी और स्कल्स ने। कोएगुलेटिंग आयंस क्या होते हैं आपको पता है, वो इलेक्ट्रोलाइट वाले आयन होते हैं जो कोएगुलेशन कराते हैं, है ना। तो द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत होती है टू कोएगुलेट ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए कोलाइडियल सॉल्यूशन, डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयंस। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ हार्डी एंड स्कल्स इज नोन एज हार्डी स्कल्स रूल। इसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डी स्कल्स लॉ या हार्डी स्कल्स रूल बोलते हैं बेटा। इसकी दो मेन पोस्टुलेट हैं जो आपको याद रखनी है हार्डी और स्कल्स की, वो मैं बता रहा हूं एक एक करके। पहली है द इफेक्टिव आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, द इफेक्टिव आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन ब्रिंगिंग अबाउट कोएगुलेशन आर दोज विच कैरी चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ द कोलाइडियल पार्टिकल, है ना। ये देखो सिंपल सी बात थी, ये बात पहले भी आ चुकी है अगर आपको ध्यान हो तो, कि जो इफेक्टिव आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, जो क्या करते हैं, कोएगुलेशन कराते हैं किसका, कोलाइडियल सोल का। अब कोलाइडियल सोल का कोएगुलेशन कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उन इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कैसा होगा बेटा, अपोजिट टू दैट ऑफ द कोलाइडियल पार्टिकल्स, ठीक है। दीज आयंस आर कॉल्ड कोएगुलेटिंग आयंस। उन्हीं आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएगुलेटिंग आयंस बोलते हैं और फ्लोकुलेटिंग आयंस बोलते हैं। मैंने आपको जब कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन में डिफरेंस समझाया था तो एक बात आई थी कि 12th के लेवल पे हम लोग इनको जनरली सेम चीजें ही मानते हुए चलते हैं, बट मैंने फिर भी लास्ट लेक्चर में आपको दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है, उसको क्लियर किया था बेटा। तो इनका जो पहला पोस्टुलेट है उसमें आपको यही क्लियर होता है कि कोएगुलेटिंग आयंस और फ्लोकुलेटिंग आयंस क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिटली चार्ज आयंस ही होते हैं बेटा, है ना। और जो आपकी जो हम लोग पढ़ रहे हैं हार्डी स्कल्स में, जो फर्दर हम लोग कोएगुलेशन कराएंगे वो इन्हीं आयंस के चार्ज के ऊपर या वीकेंड से वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द सेकंड पोस्टुलेट इज ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन। कोएगुलेटिंग आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर इज इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन, उतनी ही ज्यादा इसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी, है ना, या उतनी ही ज्यादा उसकी पावर होगी कोएगुलेशन कराने के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि जितनी ज्यादा आपकी जो आपके पास कोएगुलेटिंग आयन होगा उसकी जो वैलेंसी होगी जितनी ज्यादा, उतनी ही ज्यादा उसकी पावर होगी, ठीक है। किस चीज की पावर बेटा, कोएगुलेशन कराने की पावर, ठीक है बेटा। 10 फॉर, यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देके अच्छे समझाता हूं। 10 फॉर कोएगुलेटिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आर्सेनियस सल्फाइड सोल, trivalent cation that is Al3 positive are far more effective than divalent Ba2 positive cations, which in turn are more effective than monovalent Na positive cation। देखो सिंपल भाषा में बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड आर्सेनियस सल्फाइड का सोल है ना बेटा, As2S3 मेरे पास आर्सेनियस सल्फाइड का सोल है और वहां पे मुझे कोएगुलेशन करानी है। मेरे पास यहाँ पे 3 आयन है, दैट इज Al3 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव, अपोजिटली चार्ज आयन चाहिए। आर्सेनियस सल्फाइड कैसा कोलाइडियल सोल है, नेगेटिवली, है ना, तो मुझे कैसे आयंस चाहिए, पॉजिटिव आयंस चाहिए बेटा। अब ये कह रहा है इन तीनों में से बेटर कोएगुलेशन कौन करा पाएगा। जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको फिर से देखें, ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन, जितनी ज्यादा कोएगुलेटिंग आयन की क्या होगी, वैलेंसी होगी। कितनी है इसकी, 3। आप चार्ज देखा करो जनरली, इसका 3 पॉजिटिव, इसका 2 पॉजिटिव और इसका सिंगल पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव।
तो आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द हार्डी-स्कल्स लॉ बेटर कोएगुलेशन कौन कराएगा? Al3 पॉजिटिव, है ना। और Ba2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में से कौन कराएगा? Ba2 पॉजिटिव। तो जो मेरा ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? Al3 पॉजिटिव की ज्यादा बढ़िया कोएगुलेशन कराएगा, फिर Ba2 पॉजिटिव कराएगा और फिर आपका Na पॉजिटिव कराएगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज कोएगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएगुलेटिंग वैल्यू। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कोएगुलेटिंग पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कोएगुलेटिंग वैल्यू के। अब इन चीजों को मैंने अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से क्लियर किया था, कोएगुलेटिंग पावर क्या होती है, कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है ना बेटा? तो आपने वो देख ही लिया होगा। टू कंपेयर द रिलेटिव कोएगुलेटिंग पावर ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर द सेम कोलाइडियल सॉल्यूशन वी हैव। ये कह रहा है कि मेरे पास अगर दो कोलाइडियल सोल एक साथ आ जाए, उनकी मुझे कोलाइडियल जो कोएगुलेटिंग पावर है उसको रिलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, है ना। इस पे कई बार कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैं एग्जांपल देके भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो आप पहले ये क्लियर करें कि जो कोएगुलेटिंग पावर और कोएगुलेटिंग वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं बेटा। कोएगुलेटिंग वैल्यू जितनी कम होगी उसका मतलब कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा है। कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होने का मतलब है मुझे कम आयंस की जरूरत पड़ रही है बेटा कोएगुलेशन कराने के लिए। अब कम आयंस की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब उन आयंस की पावर क्या है? ज्यादा है, तभी तो कम की जरूरत पड़ी। जो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था एक बार कि हमारे पास एक जगह तो बेटा मैं 50 आदमियों को लड़ाई करने के लिए लेके जाता हूँ, एक सेम लड़ाई के लिए मैं 5 आदमियों को लेके जाता हूँ, तो मैंने वैल्यू कम कर दिया, नंबर कम कर दिया, तो इसका मतलब उन 5 आदमियों की पावर क्या है? ज्यादा है, अगर लड़ाई का रिजल्ट सेम आता है तो। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, कोएगुलेटिंग पावर एंड कोएगुलेटिंग वैल्यू बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये कह रहा है कि जब मेरे पास अगर दो कोलाइडियल सोल आ जाएं और उनकी कोएगुलेटिंग पावर मुझे एक दूसरे से रिलेट करनी हो तो कैसे करेंगे? कोएगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 divided by coagulating power of electrolyte 2 will be equal to coagulating value of electrolyte 2 divided by coagulating value of electrolyte 1। देखो यहाँ पे मैंने कोएगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 ऊपर लिया है और कोएगुलेटिंग वैल्यू इधर नीचे लिया है, तो ये बात क्लियर हो रही है कि दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे हम दो सॉल्यूशन जो होंगे हमारे पास, जो कोलाइडियल सोल्स होंगे, उनकी कोएगुलेटिंग पावर को क्या कर सकते हैं बच्चे? रिलेट कर सकते हैं। ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास AlCl3 और NaCl, ये दो मेरे पास कोलाइडियल सोल है ना, ध्यान देना यहाँ पे। तो जो कोएगुलेटिंग वैल्यू होती है ना बेटा NaCl की, वो 52 होती है। ध्यान रखना, कोएगुलेटिंग वैल्यू फिक्स होती है, ये NaCl की कितनी है? 52। और जो AlCl3 की कोएगुलेटिंग वैल्यू है दैट इज 0.093। कोएगुलेटिंग वैल्यू गिवन है इन दोनों की, है ना। ये आपको टेबल मिल जाया करेगी, गिवन मिला करेगा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। कोएगुलेटिंग वैल्यू दोनों की गिवन है। अब मुझे इनकी कोएगुलेटिंग पावर को रिलेट करना है, तो कैसे करूंगा मैं? कोएगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 डिवाइडेड बाय कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ NaCl दैट इज 52, मैंने सीधा वैल्यू पुट कर रखा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ AlCl3 दैट इज 0.093, मैंने ये भी यहाँ पे पुट कर रखा है। जब मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूंगा बेटा, ये आएगा यहाँ पे मेरे पास 559। तो ये मेरे पास क्या बन गया? कोएगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 डिवाइडेड बाय कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू 559। अब अगर मैं NaCl को उधर लेके जाता हूं तो इसका मैं इसको कैसे रीड करूंगा कि कोएगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 विल बी इक्वल टू 559 इनटू कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। इसका मतलब AlCl3 हैज 559 टाइम्स मोर कोएगुलेटिंग पावर देन NaCl। दोनों की कोएगुलेटिंग पावर कंपेयर हो गई यहाँ पे। सॉरी बेटा, कैसे रीड करेंगे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि AlCl3 हैज 559 टाइम्स मोर कोएगुलेटिंग पावर देन NaCl। क्योंकि मैं NaCl को उधर लेके गया तो वो 559 के क्या हो गया? मल्टीप्लाई में हो गया बेटा। इसका मतलब कि मैं कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl को अगर 559 से मल्टीप्लाई करता हूं तब वो कोएगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 के इक्वल जाके बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? AlCl3 हैज 559 टाइम्स मोर कोएगुलेटिंग पावर देन NaCl। ठीक है बेटा? अब मैं कुछ जो आयंस है मेरे पास, जो कैटायंस है, इनकी कोएगुलेटिंग पावर को अगर कंपेयर करूं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वाले पेज पे किया था, दैट इज AlCl3 Ba2 पॉजिटिव, सॉरी Al3 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव। ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर किसकी होगी बेटा? जिसका चार्ज ज्यादा है। ध्यान रखना हमेशा, जिसका चार्ज ज्यादा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डजंट मैटर, चार्ज ज्यादा होनी चाहिए, वैलेंसी ज्यादा होनी चाहिए। तो AlCl3 क्या होगा?
ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगी इन द कंपैरिजन टू Ba2 पॉजिटिव, और Ba2 पॉजिटिव की ज्यादा होगी इन द कंपैरिजन टू Na पॉजिटिव, है ना बेटा। और अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाहूं कुछ, ये तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कैटायंस लिए थे, एनाइंस अगर मैं लेता हूं लाइक PO4 3 नेगेटिव ले लिया, है ना बेटा, SO4 2 नेगेटिव ले लिया और Cl नेगेटिव ले लिया। अब इनकी कोएगुलेशन पावर को मुझे कंपेयर करना है, तो ज्यादा किसकी होगी, PO4 3 नेगेटिव की ज्यादा होगी इन द कंपैरिजन टू SO4 2 नेगेटिव, और SO4 2 नेगेटिव की ज्यादा होगी इन द कंपैरिजन टू Cl नेगेटिव। बस हमें सिर्फ क्या देखना है बच्चे, चार्ज देखना है और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। तो ये था आपका हार्डी-स्कल्स रूल। हार्डी-स्कल्स रूल में क्या था, आपको पता लग गया है कि जिसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। हार्डी-स्कल्स रूल पे मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। आपको आयंस देके पूछेगा किसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा है। दूसरा, कोएगुलेशन पावर और कोएगुलेशन वैल्यू में क्या रिलेशन होता है बेटा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और तीसरा, अगर मुझे दो कोलाइडियल सोल एक साथ मिल जाएं तो मैं उनकी कोएगुलेशन पावर को कैसे रिलेट करूंगा, वो चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमारे पास है कोएगुलेशन कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। कोएगुलेशन कराने के मैं आपको 4 मेथड और बता रहा हूं बेटा। पहला मेथड है हमारे पास बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मली होता क्या है वो आप लोग पढ़ चुके हो इस चैप्टर में। तो ये कह रहा है कि कोएगुलेशन में इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी करा सकता हूं। कैसे? इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है बेटा, द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल होते हैं मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड वो क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड, और न्यूट्रल हो जाते हैं। इफ द प्रोसेस इज कंटिन्यूड फॉर सफिशिएंट टाइम, अगर यही प्रोसेस मैं कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू होने दूं तो क्या होगा, दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स यूनाइट एंड ग्रो इन साइज एंड सेटल डाउन। जो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे और अपनी एक यूनिटी बना लेंगे, सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, और बेटा वही क्या होगी, कोएगुलेशन होगी, है ना। आपको मैं एक बात फिर बता दूं, इन कोलाइडियल सोल्स के पार्टिकल्स का इकट्ठे हो जाना ही क्या होता है बेटा, कोएगुलेशन होता है। तो हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन दूसरा मेथड है हमारे पास। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन में क्या होता है बेटा, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन इज ए प्रोसेस in which oppositely charged sols are mixed in proper proportion, जिनमें oppositely charged sols को proper proportion में मिलाया जाता है to neutralize the charge of each other। दोनों एक दूसरे के चार्ज को क्या करें, न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन है, अपोजिट चार्ज है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे बेटा, कोजिंग कोएगुलेशन ऑफ बोथ। उससे क्या होगी, दोनों वही न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल होने के बाद इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे, इकट्ठे होंगे तो वो क्या हो गई, कोएगुलेशन हो गई, कोजिंग कोएगुलेशन ऑफ बोथ। For example, if positively charged ferric hydroxide and negatively charged arsenious sulfide salts are mixed, both the salts get coagulated। यहां पे मैंने आपको क्या बताया, एक पॉजिटिव सॉल्ट लिया मैंने, दैट वाज फेरिक हाइड्रोक्साइड, एक नेगेटिव सॉल्ट लिया दैट इज आर्सेनियस सल्फाइड, है ना। ये कई बार आपको देखो, ये आर्सेनियस सल्फाइड कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार जनरली बोर्ड में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा कि आर्सेनियस सल्फाइड कैसा सोल है, तो आपको अब तक तो याद हो गया होगा, नेगेटिव सोल है। फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। दोनों को आपस में मिला दो, इक्वल प्रोपोर्शन में मिला दो, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन होगा और उससे क्या होगा बेटा, कोएगुलेशन हो जाएगा। अब ये कह रहा है तीसरा मेथड मेरे पास कोएगुलेशन कराने का है बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। जो डायलिसिस का प्रोसेस है उसको लंबे टाइम के लिए चलने दो। डायलिसिस के प्रोसेस में क्या था बेटा, वो जो सेलोफेन बैग था उसमें से इलेक्ट्रोलाइट बाहर आता जा रहा था, है ना। अब बहुत लंबे टाइम के लिए अगर मैं इसको चलने दूंगा तो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाएगा बच्चे, और सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ गया तो सेलोफेन बैग में क्या बचेगा, कोलाइडियल सोल्स के पार्टिकल बचेंगे अकेले, और कोलाइडियल सोल्स के पार्टिकल अकेले बचेंगे, इसका मतलब उनका क्या हो गया, वो एग्रीगेट हो गए, वो इकट्ठे हो गए, है ना। तो वो भी क्या है, कोएगुलेशन है। हीटिंग और कूलिंग करके भी हम लोग, जो 4th पॉइंट है मेरे पास, हीटिंग और कूलिंग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कोएगुलेशन करा सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे हीटिंग और कूलिंग में मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल देके समझाता हूं। जो मिल्क है आपका, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क अगर मुझे कराना हो कूलिंग करके, आप उसको ठंडा होने के लिए रख दो, दूध को ठंडा होने के लिए रख दो। क्या होता है जब हम लोग फ्रिज में भी दूध रख देते हैं तब काफी टाइम के लिए वो एक गाढ़ी गाढ़ी सी मलाई उसके ऊपर आ जाती है, दैट इज जो फैट है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, कहां पे, दूध के सरफेस के ऊपर, मिल्क के सरफेस के ऊपर। और जो उस फैट ने फ्लोट करना स्टार्ट किया वही आपका क्या है, वो जो फैट बना, वो जो इकट्ठा होगी, मलाई सी जो इकट्ठी होगी, वही आपकी क्या है, कोएगुलेशन हो रही है। जो दूध आपका कोलाइडियल सोल था उसके पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए, क्या कर रहे हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन करा रहे हैं, मतलब वो कोएगुलेशन करा रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, कंपैरिजन ऑफ
स्टेबिलिटी और कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड्स। ये लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलाइड्स में कोएगुलेशन कैसे होता है हम लोग उसकी स्टडी करेंगे, और वी कैन से कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, दोनों की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे। कैसे? लायोफोबिक सॉल्ट्स आर लेस स्टेबल एंड हेंस मोर इजिली कोएगुलेटेड देन लायोफिलिक कोलाइड्स। आपको पता है लायोफिलिक और लायोफोबिक में लायोफोबिक जो होता है वो लेस स्टेबल होते हैं। अब वो स्टेबल लेस है बेटा, लेस स्टेबल होने का मतलब क्या है कि वो जल्दी क्या होंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे। आपका कोलाइडियल सोल जितना कम स्टेबल होगा, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स क्या हैं, धीरे धीरे इकट्ठे होते जा रहे हैं, नीचे बैठते जा रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कोलाइडियल सोल कम स्टेबल है। और अगर स्टेबल कम होगा तो कोएगुलेशन क्या होगी, उसमें इजिली होगी। ठीक है बेटा, तो लायोफोबिक और लायोफिलिक में इजिली किस में होगी बेटा, लायोफोबिक में होगी, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। एंड दिस इज बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल्स इज ड्यू टू द टू फैक्टर्स। लायोफिलिक सोल्स की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा वो दो फैक्टर की वजह से होती है। कौन कौन से? सेम चार्ज ऑन ऑल द कोलाइडियल पार्टिकल्स। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक की हम एक्सप्लेनेशन पहले भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक तरह से मैं उन्हीं को रिलेट करूंगा, वही पॉइंट से सेम उसको रिलेट कर दूंगा बस कोएगुलेशन से, नथिंग एल्स। तो बेटा सेम चार्ज ऑन ऑल द कोलाइडियल पार्टिकल्स, कोलाइडियल पार्टिकल्स पे जो सब पे सेम चार्ज होता है वो लायोफिलिक सोल्स में या लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं उनमें स्टेबिलिटी लेके आता है। कैसे बेटा? अगर चार्ज सेम होगा तो वो एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे, दूर फेंकेंगे एक दूसरे को, और जितने पार्टिकल्स पास में नहीं आएंगे उतनी ही कोएगुलेशन क्या होगी, कम होगी, और कोएगुलेशन कम होगी मतलब स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। दूसरा है बेटा सोल्वेशन ऑफ द कोलाइडियल पार्टिकल्स। कोलाइडियल पार्टिकल्स का जो सोल्वेशन होता है और उनके ऊपर जो सेम चार्ज होता है, ये दो फैक्टर्स हैं बेटा जो लायोफिलिक सोल्स की क्या करती हैं, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। Thus to bring about coagulation both these factors have to removed। अब अगर मुझे लायोफिलिक सोल्स की या लायोफिलिक कोलॉइड्स की क्या करनी है बेटा, कोएगुलेशन करानी है, तो मुझे किसी ना किसी तरह इन दोनों फैक्टर्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी यही लेके आते हैं। अगर किसी भी सोल का मुझे कोएगुलेशन कराना है उसके स्टेबिलिटी फैक्टर्स को मार दो, है ना, सिंपल सा तरीका है, स्टेबिलिटी फैक्टर्स को मार दो बेटा। अब ये दो स्टेबिलिटी फैक्टर्स इनको मारना है, कैसे मारूंगा? बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट और बाय एडिंग स्टेबल सॉल्वेंट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके और या फिर कोई भी एक स्टेबल सॉल्वेंट ऐड करके ये दोनों फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे। कैसे? व्हेन ए सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल और एसीटोन इज एडिड टू, जब कोई एक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल और एसीटोन ऐड किया जाता है टू ए हाइड्रोफिलिक सोल, एक हाइड्रोफिलिक सोल में द डिहाइड्रेशन ऑफ द कोलाइडियल पार्टिकल्स अकर्स। अब क्या होगा, मैंने किसी एक हाइड्रोफिलिक सोल में अल्कोहल या एसीटोन डाल दिया बेटा, है ना, अल्कोहल या एसीटोन क्या है, मेरे सॉल्वेंट है। अब ये क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे। अब डिहाइड्रेशन कराएंगे तो क्या होगा, ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग अबाउट द कोएगुलेशन। डिहाइड्रेशन कराएंगे इसका मतलब क्या, एक थोड़ी सी अमाउंट चाहिए मुझे इनकी, उसको डाल दो, डिहाइड्रेशन कराएंगे, वाटर को बाहर कर देंगे सबको, और बचेगा तो क्या बचेगा, लास्ट में सिर्फ कोलाइडियल सोल्स के पार्टिकल बचेंगे बेटा। और कोलाइडियल सोल्स के पार्टिकल अगर अकेले बच गए तो वो क्या करेंगे, कोएगुलेट करेंगे लास्ट में तंग पाके, है ना। तो ध्यान रखना, जैसे सॉल्वेंट्स मैंने अल्कोहल एसीटोन लिए, इनका काम क्या होता है, डिहाइड्रेशन का काम होता है बच्चे। आगे देखते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफिलिक सोल्स इज ओनली ड्यू टू द चार्ज। ये लायोफिलिक की बताई इसने। अब लायोफोबिक का देखते हैं कि लायोफोबिक सोल्स जो होती है उनकी स्टेबिलिटी सिर्फ चार्ज की वजह से होती है, जो थोड़ी बहुत होती है। वैसे तो ये बहुत कम स्टेबल होते हैं इन द कंपैरिजन टू लायोफिलिक, बट जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है बच्चे, चार्ज की वजह से। और लायोफिलिक की होती है वो किसकी वजह से होती है, सेम चार्ज की वजह से और सोल्वेशन की वजह से। यहाँ पे दो फैक्टर है, यहाँ पे अकेला एक फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ चार्ज की वजह से है। तो चार्ज वाले फैक्टर को मैं कैसे रिमूव कर सकता हूं, बाय ओनली एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट डालो, अपोजिटली चार्ज आयंस जो होंगे इलेक्ट्रोलाइट के वो चार्ज को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। चार्ज खत्म हुआ मतलब क्या हुआ, आपका जो कोलाइडियल सोल है वो अनस्टेबल हुआ। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या है, दिस फैक्टर कैन रिमूव्ड बाय एडिंग ओनली इलेक्ट्रोलाइट, हेंस दे कैन बी इजिली कोएगुलेटेड। यहां पे देखो लायोफिलिक में मुझे दो चीजें चाहिए थी, इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए था और स्टेबल सॉल्वेंट भी चाहिए था। इलेक्ट्रोलाइट आपका सेम चार्ज वाले कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहा था और सॉल्वेशन को खत्म कर रहा था आपका स्टेबल सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि लायोफोबिक में सिर्फ मुझे इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर वहां पे सिर्फ चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लायोफोबिक को मैं इजीली कोएगुलेट कर सकता हूं और लायोफिलिक को थोड़ा सा मुश्किल है बेटा कोएगुलेट करना। ठीक है बेटा, ये आपका अब तक का टोटल कोएगुलेशन था। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं, फ्लोकुलेशन वैल्यू पर न्यूमेरिकल करते हैं, जो कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में। देखो, फॉर द कोएगुलेशन ऑफ 100 ml of arsenious sulfide salt
5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl इज रिक्वायर्ड। इसने क्या कहा, 100 ml आर्सेनियस सल्फाइड सोल का अगर मुझे क्या कराना हो बेटा, कोएगुलेशन कराना हो, तो मुझे 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl चाहिए। इसने कहा व्हाट इज द फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl, NaCl की फ्लोकुलेशन वैल्यू निकालो। तो मैं आपको फ्लोकुलेशन वैल्यू में एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूं कि एक्चुअल में फ्लोकुलेशन वैल्यू जब निकालनी हो तो वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स। मुझे इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट निकालनी है मिलीमोल्स में, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोएगुलेशन ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर आपके कोलाइडियल सोल्स को कितना मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेट कर देगा, वही उसकी क्या होती है, फ्लोकुलेशन वैल्यू होती है। सिंपली मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यहां पे 5 ml चाहिए 100 ml आर्सेनियस सल्फाइड को क्या कराने के लिए, कोएगुलेट कराने के लिए। तो मुझे सीधी सी बात है कितने के लिए निकालना होता है फ्लोकुलेशन वैल्यू के लिए, 1 लीटर के लिए। तो मुझे 100 ml की बजाय मैं कितना ज्यूम करूंगा, 100 ml के लिए अगर मुझे 5 ml चाहिए तो 1000 के लिए कितना चाहिएगा वो निकालना है, लेकिन किसमें, मिलीमोल्स में बच्चे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl के मिलीमोल्स निकालूंगा। मिलीमोल्स कैसे निकाले, 1/1000 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू मोल्स, और मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, 5 मिलीमोल्स, है ना। ये क्या हो गए मेरे पास 5 मिलीमोल्स हो गए, किसमें, 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl में। अब मैं इसको यूनिटी मेथड लगाता हूं, 100 ml ऑफ AS2S3 सोल को कितने NaCl की रिक्वायरमेंट होती है कोएगुलेशन कराने के लिए, 5 मिलीमोल्स ऑफ NaCl। कितने को, 100 ml को। 100 ml को अगर 5 मिलीमोल्स की जरूरत है तो 1000 ml को कितने की होगी बेटा, 50 मिलीमोल्स की। तो इसका मतलब फ्लोकुलेशन वैल्यू कितनी आ गई मेरी NaCl की, 50। ठीक है, सिंपल सा फ्लोकुलेशन वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 50 आ गई। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, फ्लोकुलेशन वैल्यू अगर क्वेश्चन में पूछी जाती है, न्यूमेरिकल बना के पूछी जाती है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, 1 लीटर के लिए निकालोगे अमाउंट, और किसमें, मिलीमोल्स में। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। अपना एक लेक्चर और बचा है बस इस चैप्टर का, चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कोएगुलेशन वाला जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से करना है। कोएगुलेशन का पॉइंट एक बार धीरे धीरे अच्छे से नोट्स को पढ़ते हुए अच्छे से क्लियर करना है दिमाग में। थैंक यू।